मोहम्मद खान साहब, फवाद अहमद मुख्तार साहब, खालिद महमूद खोकर साहब और ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि आप की मेज़बानी वहाँ मौजूद नहीं हूँ फिजिकली, मगर बिल्कुल करीब में मौजूद ज़रूर हूँ। जो मगर ये आपका घर है, आपने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ जिम्मेदार ठहराया ज़रूर है, मगर ये आप ही का घर है जहाँ आप तशरीफ़ लाए। तो मुझे ये ऑफ़र किया गया था कि मैं सिर्फ गुफ्तगू कर लूँ, मगर मैंने ये ऑप्ट किया कि नहीं, मैं महफिल में बैठना चाहता हूँ, इस वजह से कि जो मसाइल हैं किसानों के वो मैं सुनना भी चाहता हूँ, मुझे खुशी भी होती है। और जिन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हुआ तो मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस साल जिस अंदाज से सरप्लसेस आए हैं और जिस बात का ये जिक्र किया गया कि तकरीबन इजाफी 1100 अरब हमारा किसान भाई अपने घर लेकर गया है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है। खोकर साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी वजह से हम बड़ी बड़ी मुश्किलात से 9/11 के बाद भी और कोविड के बाद भी जो हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा किसान जो है वो बड़ा फाल है और हमारी जमीन बड़ी जरखेज है। मगर उसके साथ साथ कुछ इन चीजों का भी जिक्र हुआ कि पिछले दिनों और पिछले दहाइयों के अंदर जो हम रिसर्च के साथ और दुनिया के साथ प्रोडक्शन यील्ड के एतबार से जो हम साथ चल नहीं सके हैं, तो उसके अंदर कुछ दिनों में कभी कभी ये हुआ कि गंदम की फसल और पिछले दिनों कपास की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि दो चंद चीजों की गुफ्तगू बहुत यानी बाइल्म गुफ्तगू आप सब लोगों ने की, मगर इसके अंदर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का भी आपने जिक्र किया और फखर इमाम साहब ने भी किया और सब ने किया। जो चीजें जरूरी हैं पाकिस्तान के में, उसके अंदर पानी और पानी की किल्लत के एतबार से क्या हो सकता है और पानी के यूसेज के एतबार से क्या हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने तो जिक्र किया और बताया भी कि आपको ड्रिप इरिगेशन जो हर जगह नहीं चलेगी मगर स्प्रे इरिगेशन हो सकती है। जो फ्लड इरिगेशन का हमारा सिस्टम है कि एक तरफ से पानी देना शुरू करो, वहां 5 फीट जमीन के अंदर तक जाएगा तो दूसरे कोने में खेत के दूसरे कोने में 6 इंच तक जाएगा, जबकि जरूरत सिर्फ 6 इंच पानी की हो सकती है। तो लिहाजा फ्लड एंड स्प्रे इरिगेशन एक मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पानी की किल्लत के एतबार से अगर अपने आप को हैंडल कर लें तो पानी काफी है और पानी जो है वो जान है सारे एग्रीकल्चर की। दूसरी बात यह कि जो आपका प्रोडक्शन होता है उस एतबार से इस बात का भी जिक्र हुआ कि बीच में आप हैं होलसेलर, आप हैं प्रोड्यूसर, मगर बीच में मिडिल मैन की कॉस्ट जब आने लगती है तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और मिडिल मैन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ क्रॉप्स के एतबार से पैसा बनाते हैं। कभी कभी ऑन पेपर पैसा बन जाता है, क्रॉप उठानी भी नहीं पड़ती उनको। तो इसके अंदर जो नया आईटी का निजाम है उसके अंदर मार्केट प्लेस ऐसी हो कि जिससे लोग अपने क्रॉप की प्राइसिंग को जल्दी तलाश कर लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी पुरानी दे रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी, कि जब मोबाइल टेलीफोन डेवलप हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा फिशरमैन को हुआ, क्योंकि जहां वो अपनी क्रॉप लेना चाहते थे, जिस साहिल पर और जिस लैंडिंग साइट पर ले जाना चाहते थे, तो टेलीफोन के जरिए उनको पता चल जाता था कि क्या कीमत कहाँ लगी हुई है। तो उनको ये फायदा हुआ कि वो डायरेक्टली अच्छी जगह पर जहां जो कीमत होती थी उस तरफ वो ले जाते थे। यूरिया के हवाले से बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जनाब दुनिया में कीमत का बहुत ज्यादा है मगर पाकिस्तान के अंदर वो कीमत कम रखी गई है। उसके अंदर एक ये बात भी है कि पाकिस्तान का एक नेचुरल रिसोर्स है जो गैस कंजम्पशन होता है यूरिया के अंदर, और फिर इस हुकूमत ने ये भी फैसला किया कि यूरिया का हम स्टॉक बढ़ाएंगे टू 100,000 टन ऑफ यूरिया रिजर्व स्टॉक। तो ये एक अच्छी खबर है कि वो जो घबराहट किसानों को होती है और प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इस वजह से कि यूरिया का स्टॉक गिर जाएगा, तो उसका भी एहतमाम कर लिया गया। मैं ये समझता हूं कि कॉटन का जिक्र हुआ, कॉटन का यहाँ बुलवर्म के एतबार से, और ये कि जनाब कॉटन की यील्ड चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में कितनी बढ़ गई, तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी और बीटी कॉटन के हवाले से जो नेगोशिएशंस फखर इमाम साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि चाइना के साथ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ
उस पर बहुत असर होगा। आई वाज सरप्राइज टू लर्न कि 1 मिलियन टन कॉटन अगर बढ़ती है तो हमारी मईशत पर 100 बिलियन रुपीस का असर होता है। तो लिहाजा जहां बहुत सारी प्रोड्यूस आपकी बढ़ गई, जहां एक्सीलेंट प्रोडक्शन, जनाब चावल के अंदर आप सरप्लस पे बैठे हुए, आप गंदुम आपने अच्छी यील्ड हुआ, मगर ये कि आप उसके बावजूद अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। और मेज के अंदर और कॉटन के अंदर हमें खास तवज्जो देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान जो प्लांट ब्रीडर्स एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो मामला बेहतर हो जाएंगे। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का कम, पेस्टिसाइड्स का हाल मार्केट के अंदर है, और जो सीड का मार्केट के अंदर हाल है कि फार्मर को रिलायबिलिटी नहीं है सीड के हवाले से। तो ये जो प्लांट ब्रीडर्स एक्ट है और रजिस्ट्रेशन और सप्लाईज वाली बात है, तो कम से कम वो इदारे मजबूत हो जाएं कि कम से कम यकीनी कैफियत हो कि जो चीज आदमी खरीद रहा है, जो बीज आदमी खरीद रहा है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। इसके साथ साथ ये मैं नहीं भूलना चाहता हूं कि लाइव स्टॉक ऑल्सो फार्मर के साथ साथ चलता है, और पाकिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक पोटेंशियल बहुत है। तो लिहाजा इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाती रहे। और मैं समझता हूँ इसके सीड के हवाले से भी ये जो मिल्क काउज हैं, गाय है, उसके सीड के हवाले से भी हमने इस गवर्नमेंट के साथ ये बात भी की कि इसको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इसका सीड भी बगैर ड्यूटी के और बगैर कस्टम के आए, ताकि यहाँ लाइव स्टॉक ब्रीड जो है वो मिल्क यील्डिंग के अंदर बढ़ती चली जाए। फखर इमाम साहब आमतौर पर टॉप सॉइल का जिक्र करते हैं, आज उन्होंने नहीं किया कि टॉप सॉइल पाकिस्तान के अंदर कम है, और इसके लिए जो फॉरेस्ट्री का काम शुरू किया गया है दैट विल हेल्प। साथ साथ जनाब क्रॉप सब्स्टिट्यूशन, मैं समझता हूं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ भी जाना चाहिए और लो वैल्यू क्रॉप्स की तरफ से हट भी सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पानी के ऊपर कौन सी क्रॉप ऐसी है जो पानी पर एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पर कुछ एरियाज के अंदर ये तय किया गया था कि ये शुगर केन नहीं उगाई जाए, वो सिर्फ इस नियत से ही तय किया गया था कि शुगर केन इन सम एरियाज जहां पानी इतना वाफिर नहीं है वहां पर वो नहीं उगाया जाए। तो क्रॉप सब्स्टिट्यूशन का एक और, फार्मर तो जानता ही है, मैं कोई नई चीज उसके सामने नहीं रख रहा हूँ कि क्रॉप सब्स्टिट्यूशन से जमीन की याफ्त के अंदर भी बढ़ोतरी होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो जिन चीजों की तरफ आपको जाना चाहिए उसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग, इसका जिक्र हुआ। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर वर्टिकल फार्मिंग की भी बात हो रही है। पिछले दिनों मेरे भाइयों, ये जो फार्मर से हमारी गुफ्तगू है, पिछले दिनों ये बात पता चली कि जिन नेदरलैंड्स जो है वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड बन गया है। सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड नेदरलैंड। अच्छा, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था जहां नेदरलैंड्स की एम्बेसडर भी मौजूद थी, तो मैंने ये कहा कि नेदरलैंड्स पाकिस्तान से शायद 2-4 गुना या 5 गुना छोटा है। उन्होंने कहा नहीं, नेदरलैंड्स पाकिस्तान से 19 गुना छोटा है, मगर टेक्नोलॉजी की मदद से, उसी जमीन से जो जमीन दुनिया की जमीन अल्लाह ताला ने पैदा की है, उसी टेक्नोलॉजी से इट हैज बिकम द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड क्रॉप्स। तो लिहाजा इसका मतलब कि पाकिस्तान का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। अगर हम मौजूदा साइंस के एतबार से अपनी चीजों को चेंज कर लें और बड़ी जल्दी चेंज करें, क्योंकि वक्त नहीं है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो तेजी से ये फासले तय करता है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग एक रास्ता खोलेगा। उसके अंदर वर्टिकल फार्मिंग जो है, जब जमीन कुछ जगहों पर वर्टिकल फार्मिंग से यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है कि जिसके अंदर जमीन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ पानी और पानी के अंदर न्यूट्रिएंट सारे मौजूद हों। तो ये सारी चीजों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। मगर एक चीज मैं करना चाहता हूं जिक्र आपसे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल काउंसिल ने भी माशाल्लाह बड़ा काम किया सीड के हवाले से भी, मगर फ्यूचर जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का हिस्सा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर रोबोटिक्स आपने सुना होगा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है स्टार्टअप्स ने रोबोट्स। और जो आप फार्मर मेरा भाई पत्ते को देखकर कहता है कि कौन सा कीड़ा लगा, पत्ते को देखकर कहता है कि जी कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो जो रोबोट्स हैं
وہ फसल के बीच में चलकर एक एक पौधे का हिसाब अपनी इमेजरी से कर सकते हैं। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान में मुमकिन है कि वो बीच की जो आप रास्ता बनाते हैं उसमें वो रोबोट चलता जाए और बताता जाए कि इस एक एक पौधे के अंदर के पानी की किल्लत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की किल्लत है, किस चीज की किल्लत है। क्योंकि जो आप पत्ता देखकर और पौधा देखकर तशखीस करते हैं, वही इमेजरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास लाखों इमेजेस है, उनकी बुनियाद पर ये काम हो सकता है। और इस अंदाज से जब हो सकता है तो इसका मतलब कि यील्ड हमारी बेहतर बहुत सारी चीजों से मिलकर, यानी अगर नेदरलैंड्स के अंदर हो रही है ना, तो ये सारी चीजें मिलाकर वो नेदरलैंड्स के अंदर ये कैफियत बन गई, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती। मैं इसके साथ साथ एक और चीज का जिक्र करूं फवाद मुख्तार साहब, आप लोगों से और फार्मर लीडरशिप से करना चाहता हूं। दो चीजें, एक चीज पहले मैं कर दूं, वो ये कि यहाँ पर जिक्र हुआ इस बात का कि जो करिकुलम है और जो इस साइट पर लोग नहीं जा रहे, तो कोई 40 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका या तो मैं पेट्रन हूं या मैं चांसलर हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कोई कमेटी बनाएं और आप कोई बेस लाइन, यानी हर यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्केट की जरूरत है वो सिखाया और पढ़ाया जाए। आप लोगों ने ये कोशिश की कि फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल ने एक माहिदा किया कि जो वहां का 3.5 साल बाद का ग्रेजुएट है, जो 4 साल करेगा तो 4-6 महीने वो फार्मर के यहाँ जाएगा, तो लिहाजा उसका एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन बढ़ जाएगा। इसी तरह से मैं समझता हूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप करिकुलम कमेटी कोई बनाए, मेरे साथ राब्ता करें, तो हम ये इंसिस्ट करेंगे कि मार्केट बेस्ड करिकुलम जो है, जो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करता है और बहुत वास्ट स्कोप है, ये सिर्फ पुराना किसान काश्त का तरीका नहीं बल्कि नए तरीके जो आ रहे हैं, तो ये जो क्रॉप निकलेगी यूनिवर्सिटीज के अंदर से, ये तो रेवोल्यूशनराइज कर देगी एग्रीकल्चर को। तो मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसके अंदर मेरी मदद कर दीजिए ताकि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो सिलेबस आना शुरू हो जाए। और साथ साथ आपने सही फरमाया कि लोग इसको एज अ चॉइस सब्जेक्ट उठाएं। आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इस हुकूमत ने एक बेहतरीन काम किया, वो ये कि आपके साथ कंसल्टेटिव बात कर फखर इमाम साहब को मुबारकबाद देता हूं, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ ये सारे काम करते हैं कि आपके साथ कंसल्टेटिव बेसिस पर हुकूमत ने जो नए इक़दाम किए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है। अब यही कंसल्टेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, यही पॉलिसीज अगले 5-10 साल तक चलनी चाहिए, इनको पहिए लगने चाहिए। ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो ये बेइंतहा जरूरी है। तो लिहाजा ये कंसल्टेशन, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज और ये जो सोना उगलने वाली जमीन है, इससे एक्चुअली सोना उगलवाया जा सकता है। किसान मेहनत करता है, पानी की किल्लत को हम हैंडल करें कंजर्वेशन के एतबार से, जहां जरूरी हो। ये ग्राउंड वाटर जब पंप कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर सोडिक सॉइल हो रहा है, उसकी तरफ एहतियात करें। कोई ना कोई छोटा मोटा इस निज़ाम के ये कंजर्वेशन हो। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स अब पाकिस्तान में बहुत अच्छे अंदाज से हो चुकी है, तो जो चीज इंडिजिनाइज करने की जरूरत है उन चीजों को इंडिजिनाइज करें। और मैं समझता हूँ बड़ा ब्रिलियंट फ्यूचर है एग्रीकल्चर का, बट द पॉलिसीज मस्ट कंटिन्यू। वो पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन के हवाले से जो भी आप स्कीम बनाए, ये जो आपको माशाल्लाह 1100 अरब ज्यादा यील्ड मिला है, इसको अपनी डेवलपमेंट के अंदर और साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करें, तो अगले सालों के अंदर अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी मजीद मदद करे और इसी तरह से पाकिस्तान की यील्ड बढ़ती जाए। तो मैं आप सब लोगों का बेइंतहा मशकूर हूँ। फिर से माजरत करता हूँ कि मैं बिलमुशाफा आपको आपके घर में वेलकम नहीं कर सका, बट अब मैं दुआगो हूँ कि पाकिस्तान की फार्मिंग इंडस्ट्री तरक्की करे और जितनी मेहनत है, मेरा घर, मेरा दफ्तर भी हाजिर है इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।